Hello everyone, this is Farhan. Guys, May June 2021, variance 22. Okay, let's start with this paper. Choose from the following compounds to answer the question. पहली बात तो ये कि ये आपके पास अल्कोहल है क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है। देन ये साइक्लोएल्केन है जनरली, क्योंकि बिटवीन द कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एल्केन है, सैचुरेटेड और साइक्लिक रिंग है। ये साइक्लिक रिंग बनी हुई है, तो इसको हम साइक्लोएल्केन बोलेंगे। वैसे इसका नाम साइक्लोब्यूटेन है। ओके, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपका एल्कीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है। ये भी आपका एक एल्केन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है सारे के सारे। ये आपका अल्कोहल ग्रुप है OH, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब इसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। दिस इज बेसिकली योर एस्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज एमाइन, क्योंकि NH2 फंक्शनल ग्रुप भी है और इसमें OH है, इसका मतलब इसमें अल्कोहल भी है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। What's the question actually? State which compound has a molecule with only 11 atoms. 11 atoms, तो वन बाय वन काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 11 की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, that is the answer. C is going to be the right answer because उसमें 11 atoms हैं. There is no shortcut. You need to check every compound. Okay, is oxidized from ethanoic acid. Ethanoic acid is oxidized to form ethanoic acid. Okay, to form ethanoic acid is oxidized to form ethanoic acid. तो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होती है तो इथेनोइक एसिड बनता है। तो इथेनॉल तो ये है, ऑलराइट, तो इसी की ऑक्सीडेशन होगी तो इथेनोइक एसिड बनेगा। तो राइट आंसर इज ए। फिर वो कह रहे हैं इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का जो आइसोमर मैंने क्लास में करवाया था वो साइक्लोब्यूटेन है। ऑलराइट, सो हम बी लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज reacts with hydrogen in the presence of catalyst to make an alkene. सो हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्शन करता है? अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर एल्कीन्स, और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करके। तो एल्कीन कहाँ पर है? एल्कीन ये है आपका, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, next is contain 4 different elements chemically combined. 4 different elements chemically combined. 4 different elements. 4 different elements. इसमें देखो, एक हाइड्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, थर्ड जो है वो कार्बन हो गया, और फोर्थ जो है वो नाइट्रोजन हो गया। ओके, तो इसमें 4 डिफरेंट एटम्स हैं। ऑलराइट, wait, contain 4 different elements chemically combined. 1 2 3. आई थिंक सो। ओ यस, इसका आंसर एफ हो सकता है, बिकॉज इसमें देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइंड है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी कंबाइंड है, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी है, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन भी है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, और चौथी पॉसिबिलिटी ये हो गई। डिफरेंट कॉम्पोजिशन के साथ अटैचमेंट। ऑलराइट, सो एफ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Identify 2 compounds that have a pH less than 7 in aqueous solution. अगर आपके पास pH less than 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप के पास सोल्यूशन एसिडिक है।
सही है। अगर सोल्यूशन आपके पास एसिडिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड होगा कोई ना कोई, तो नो 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 नो। ओके, एसिड ये भी है, एसिड ये भी है। ओके, तो आपका सी भी एसिड है, आपका एच भी एसिड है। ओके, I'm I have issue with this. Let me check. Let me check. What did I wrong? Something here. Four atoms, four different elements, four different elements, four different elements, elements four different elements. One, two, three, four. I think इसका आंसर H होना चाहिए. It shouldn't be F. मैं केमिकली कंबाइंड को देख रहा हूँ, बट उसने कहा है फोर डिफरेंट एलिमेंट्स. इट हैज टू बी एच. ओके, मेक श्योर क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करें. अगर मुझसे गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है. सो इट इज एच. ओ सॉरी, ये एफ है. माय गुडनेस, दिस इज एफ. दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड है. ओके, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium are in group 6 of the periodic table. State the percentage composition by volume of oxygen in dry air. आपको पता है 21% होती है. Okay, now the next is state one large scale use for oxygen. ऑक्सीजन का वन लार्ज स्केल यूज जो है वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टेंट्स यूज किए जाते हैं. इसके अलावा वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है. तो वन लार्ज स्केल यूज जो है टेंट्स इन हॉस्पिटल्स, ये बहुत बड़ा यूज है. और उसके बाद अगर कोई यूज होता है तो वो वेल्डिंग है. ठीक है. Two isotopes of polonium are shown. Explain why both isotopes have same chemical properties. Because they have same number of electrons. Chemical properties depends on number of electrons. Since both of them have same atomic number, which means both of them have same number of electrons, so they have same chemical properties. Because they have same chemical properties. Give one difference in the atomic structure of these two isotopes. वन डिफरेंस, भाई एटॉमिक नंबर सेम है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई. इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ये भी सिमिलैरिटी है. बट न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे. ऑलराइट, सो आप यहां पर कह सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर्स. Okay. Next is selenium forms a compound that contain only selenium, oxygen, and chlorine. The compound contain 9.6% oxygen by mass and 42.8% chlorine by mass. Calculate the empirical formula of this compound. Okay. So हमारे पास क्या है? मान लीजिए कि टोटल अमाउंट है हमारे पास 100%. उसमें से परसेंटेज ऑफ सिलेनियम अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं 100 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ऑक्सीजन और क्लोरीन की परसेंटेज को ऐड करने के बाद. तो मेरे पास परसेंटेज गाइस आ रही है 100 माइनस 9.8, सॉरी 9.6 प्लस 42.8. So it's going to, my goodness,
42.8 plus 9.6 minus 100 is going to be 47.6. ओके, तो मुझसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं. ऑलराइट, सो मैं क्या करता हूं, मैं सेलेनियम लेता हूं. सेलेनियम की परसेंटेज है 47.6, ऑक्सीजन की है 9.6 और क्लोरीन की है बेटा हमारे पास 42.8. ये डिवाइड हो जाएगा 35.5 से, ये हो जाएगा 16 से, और ये हो जाएगा सिलेनियम. सिलेनियम का AR कितना होता है? सिलेनियम का AR होता है 79. ओके, तो अब हम 47.6 को डिवाइड करते हैं 79 से, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे विच इज 0.602. 0.602. फिर 9.6 को आप डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.60. फिर है 42.8 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.20. ये हो जाएगा 0.60, ये हो जाएगा 0.60 और ये हो जाएगा 0.60. तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये भी हो जाएगा आपके पास 1, और 1.2 को डिवाइड कर दो 0.60 से, तो ये हो जाएगा 2. तो आपके पास सेलेनियम 1, ऑक्सीजन 1, chlorine 2, and that is going to be your empirical formula. Okay, now the next part of the question is a sample of oxygen has a volume of 11.5 dm cube. Volume of oxygen given at room temperature, the temperature of the sample is decreased, the pressure remains constant. Describe and explain, use kinetic particle theory, what happens to the volume of the sample. Okay, हम सब जानते हैं, चार्ल्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया है. Charles law states, Charles law is basically the relationship between volume and temperature, and it states that temperature increases, volume increases, and since we have decreased the temperature, obviously volume भी decrease होगा, right? क्यों होगा ये बताना है. ये तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि भाई वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो रहा है, बट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ दिस. तो आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर कम करते हैं काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है. जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली इफेक्टिव कोलिजन इन अ यूनिट टाइम भी कम होगा. जब इफेक्टिव कोलिजन इन अ यूनिट टाइम कम होगा तो जाहिर सी बात है गैस की जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के करीब आएंगे. जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एंड देयरफॉर वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं. if temperature decreases, kinetic energy decreases, movement of particles slows down, molecules come close together, space decreases between molecules, thus volume decreases. ओके, और हम इसको किसके थ्रू प्रूफ कर रहे हैं? चार्ल्स लॉ के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. और चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Next is the pressure of the sample decreased, temperature remains constant. Describe and explain using kinetic particle theory what happens to the volume of the sample. ये हमारा चार्ल्स बॉयल्स लॉ होगा, ये भी हमने आपको पढ़ाया है. And Boyle's law states then volume is inversely proportional to pressure. तो भाई अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हैं as you
एज द क्वेश्चन इज गिवन, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। ओके, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो आप जानते हैं कि जब मैं प्रेशर को कम करूंगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम करने से क्या होगा, गैशियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड नहीं होंगे। जब गैशियस मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होंगे तो गैशियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जब दूर हो जाएंगे तो स्पेस जो है वो बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ओके, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इफ प्रेशर डिक्रीजेस molecules move away from each other, यानी वो कंप्रेस नहीं हो रहे। Space between the molecules increases and so volume increases. Okay, next is calculate the mass of oxygen in 11.5 dm sample at room temperature and pressure. Two significant figures में आंसर मुझे देने के लिए कह रहे हैं। ओके, मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 11.5, इसको डिवाइड कर दो आप आरटीपी के वॉल्यूम से विच इज 24 डीएम क्यूब, तो 11.5 डिवाइडेड बाय 24 ये हो जाएगा 0.4791 मोल। ठीक है, अच्छा अब इशू ये है कि मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा mr ऑफ ऑक्सीजन से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मोल्स मेरे पास हैं 0.4791, ओके, और mr ऑफ ऑक्सीजन होता है 32, O2 का होता है 32, सो मेरे पास यहाँ से मल्टीप्लाई 32 इज गोइंग टू बी 15.33 ग्राम। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा 15। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं हमसे देयर इज कंसर्न अबाउट द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक मेड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज शोन। ओके, नेम द टाइप ऑफ पॉलीमर शोन। मैंने आपसे कहा था कि आपको पॉलीमर देके उसकी टाइप जरूर पूछ सकते हैं, और देखें उसने ये क्वेश्चन किया है, और मैंने समझाया था कि जो बॉन्ड कंटिन्यूएशन है उसमें चेक करो। इस बॉन्ड कंटिन्यूएशन में कोई एस्टर का बॉन्ड नहीं नजर आया आपको, कोई एमाइड का बॉन्ड नजर नहीं आया आपको, इसका मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। जब ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है तो इसका मतलब ये एडिशन पॉलीमर हुआ। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एडिशन पॉलीमर, और आप जानते हैं कि एडिशन पॉलीमर हमेशा किसके थ्रू बनता है, एल्कीन के थ्रू बनता है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। वो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर यूज्ड टू मेक दिस पॉलीमर। ये है आपके पास मोनोमर, एंड एग्जैक्टली यही आपका दूसरा मोनोमर है। तो ये दो मोनोमर ज्वाइंट हुए हैं और उसने दो रिपीटिंग यूनिट शो किए हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं आपकी आसानी के लिए। ठीक है, ये देखो, ये है CH, ये है Cl, फिर है सिंगल बॉन्ड CH3 और ये H। ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड जो है वो इन दोनों के दरमियान होगा, तभी तो शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर हमेशा किसके थ्रू बनता है, एल्कीन के थ्रू। तो ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो अगर एल्कीन है तो जाहिर सी बात है बिटवीन द कार्बन एटम क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। This polymer is often disposed of by combustion. State 1 problem associated with this method of disposal. जब combustion करते हैं तो बहुत poisonous gases release होती हैं। ठीक है, on combustion
toxic or poisonous gases are produced. Or formed. All right, lactic acid found in milk, by the way, to make polylactic acid, a biodegradable polymer. इसका मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड इज शोन. ओके, suggest what is mean by the term biodegradable. They can easily hydrolyze, okay, or decomposed naturally. All right. Draw the partial structure of polylactic acid. Show at least 2 repeating units. Okay. हाँ, तो ये अब या तो आप इतने स्मार्ट हो कि आप बगैर कुछ रिएक्शन करवाए आप इसका पॉलीमर बना दें, या फिर आप रिएक्शन करवाएं. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवा लेते हैं, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए, ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में काम करना है. ठीक है, सो हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर. रिएक्शन यहाँ करवा देते हैं. अच्छा, ये हमारे पास कंपाउंड है, हम इसको एक मरतबा और लिख लेते हैं. एंड ऑब्वियसली इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा. ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, देन फिर आपके पास है CO एंड देन O एंड देन H. ओके, एक मरतबा और लिख लीजिए यहाँ पर इसी तरह का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो आपसे 2 रिपीटिंग यूनिट्स कह रहे हैं. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास CH, CH3, देन CO एंड देन OH. ऑलराइट, अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा. हमने आपको कहा हुआ था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा OH और अल्कोहल से H जाता है, तो यहाँ से भी OH, यहाँ से भी H, एंड ऑब्वियसली यहाँ से भी OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा. ओके, तो जब यहाँ से H जाएगा तो रिएक्शन में बॉन्ड कंटिन्यूएशन ऑक्सीजन आ जाएगा. इसके बाद आपके पास क्या है, H, ये क्या है CH3, फिर क्या है आपके पास CO, फिर क्या है आपके पास ऑक्सीजन. नोट कर रहे हैं, इस CO के बाद क्या आएगा, ये वाला ऑक्सीजन. फिर ऑक्सीजन के बाद क्या है आपके पास CH3. ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास CO के बाद क्या आएगा, ये वाला ऑक्सीजन. फिर CH है आपके पास, CH3 है, और फिर CO है, और ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो आपको एक्चुअली ये आंसर लिख कर देना है. अब देखें, 2 रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब है कि ये रिपीट हुआ है 2 टाइम्स. ठीक है, next is a factory uses 500 tons of lactic acid to make polylactic acid. The percentage yield is 100%, but the mass of polylactic acid made is less than 500 tons. Okay, explain why the mass of polylactic acid made is less than 500 tons. आप जानते हैं ना कि जब यहाँ से OH, यहाँ से H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर. यहाँ से H, यहाँ से OH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर. तो जाहिर सी बात है, जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी, तो 100% यील्ड नहीं मिलेगी. उसकी वजह यह है कि लॉस ऑफ मास हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ HCl. ओके, so this is because loss of mass is, oh my goodness, this is because loss of mass takes place during
condensation reaction in terms of water or HCl. Okay. Aqueous lactic acid reacts with acidified potassium magnate 7. और आप जो सब जानते हैं कि ये जो acidified aqueous potassium magnate 7 है, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये बेसिकली क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. There is a color change from purple to colorless. इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है. Suggest what happens to the lactic acid in this reaction. ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो ऑक्सीडाइज होगा. तो आप लिखेंगे lactic acid is oxidized. Okay. Now the next is aqueous lactic acid is neutralized by aqueous sodium hydroxide. Write the ionic equation for this reaction. ओके. लैक्टिक एसिड में आप जानते हैं किधर गया ये लैक्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एसिडिक है. तो जो एसिडिक ग्रुप होता है वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है आपको H+ आयन, और जो एल्कली होता है वो हमेशा आपको क्या प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्साइड आयन. ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं हमेशा 1 मोल ऑफ वाटर. तो ये एक्चुअली आपका आयनिक इक्वेशन होगी. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ये आयनिक इक्वेशन हम सबके लिए एप्लीकेबल होती है. यूनिवर्सल आयनिक इक्वेशन है फॉर ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. Aqueous lactic acid reacts with magnesium. Name the gas made in this reaction. When any acid react with any reactive metal, then always hydrogen gas is given out. तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं उसका नाम लिखूंगा बिकॉज वो नाम मुझसे मांग रहे हैं. ठीक है. तो मैं हाइड्रोजन गैस लिखूंगा. ऑलराइट. ये याद रखिएगा कि वो नाम मांग रहे हैं मुझसे. ओके. Now the next question number 4 is zinc bromide and zinc carbonate are both ionic compounds. Predict two physical properties other than electrical conductivity of zinc bromide. आप जानते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है, उसने कह दिया. तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट RTP, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. तो आप इनमें से कोई सी भी दो लिख दीजिए. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ soluble in water सही है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड एक और भी हो सकती है, सॉलिड होते हैं एट RTP. ओके. तो आप मैंने 3 लिखे हैं, 2 लिख के और 2 मांग रहे हैं एग्जामिनर आपसे. जिंक रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू मेक जिंक ब्रोमाइड. ओके. जिंक ब्रोमाइड कंटेन्स जिंक आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस. Explain in terms of movement of electron how zinc bromide is formed from zinc atom and bromine molecule. अच्छा जी. 2-3 बातें हैं. पहली बात तो ये कि जो जिंक है वो मेटल है, और मैंने आपको क्लास में बताया कि सारे मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. सही. ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी याद रखिएगा कि ये रिएक्टिव मेटल है. ओके. तो जिंक एक रिएक्टिव मेटल है, और रिएक्टिव मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है. राइट. अच्छा. अब रिएक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट से बात की कि जिंक इज अ मेटल एंड ऑब्वियसली इट इज अ रिएक्टिव मेटल, so it can easily oxidize into zinc ions and electrons, hence oxidation takes place. अब मैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म में समझाता हूँ. दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करता है रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद ऑक्सीडाइज होता है. जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी तमाम रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. सही है. हेंस प्रूफ. ये मेरा पहला पॉइंट आ गया. मेरा दूसरा पॉइंट, ये जो ब्रोमीन है आपके पास, ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, और जब खुद रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसका मतलब तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन का प्रोसेस होगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट होगा
ब्रोमाइड आइंस में। आप सब जानते हैं कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जाहिर सी बात है ये गेन भी कितने करेगा, 2। तो यहाँ पर लिखोगे भी कितना आप, 2। ओके, सो मुझे अलोंग द लाइंस कुछ इसी तरह से लिख कर देना इट फॉर 2 मार्क्स। तो मैं यहाँ लिख के दूंगा आपको, zinc is more reactive and a reducing agent. So it oxidized into zinc ions and electrons. Okay. While bromine is an oxidizing agent, while bromine is an oxidizing agent, while bromine is an oxidizing agent, so it will gain electron and form bromide ions. Zinc ions and bromide ions react together to give zinc bromide. Okay. Aqueous zinc bromide reacts with magnesium as shown. So use equation to explain that oxidation takes place. आप सब जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो मैग्नीशियम loses electron, hence magnesium loses electron, hence oxidation takes place. Okay. फिर उसके बाद use equation to explain that reduction takes place. तो जाहिर सी बात है रिडक्शन के लिए आप नोट करें, जिंक जो है, जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा जिंक में। ठीक है, तो जिंक आयंस will gain electron and convert it into zinc. Okay, thus reduction takes place. Thus reduction takes place. Okay. Next part, zinc carbonate can be prepared by reacting aqueous zinc bromide with carbonate ions in a precipitation reaction. Name a suitable aqueous solution that provides carbonate ions. जाहिर सी बात है aqueous solution कह रहे हैं वो, तो इसका मतलब आपने एक solution ऐसा देना जो कि soluble salt हो आपका, right? तो soluble salt जिसमें जिसमें carbonate ions हो, आप सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, आप पोटेशियम कार्बोनेट कह सकते हैं, ऑलराइट, आप अमोनियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। soluble salt होना चाहिए, must be the soluble salt, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि solution कह रहा है, must be the soluble salt. Okay,
Next is sample of zinc carbonate is heated strongly. Name the products of this reaction. When any carbonate is decomposed on heating, always metal oxide and carbon dioxide gas is given out. So zinc oxide and carbon dioxide. और मैं फॉर्मूला नहीं दे सकता हूं क्योंकि मुझसे वो नाम पूछ रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है? Okay, let's move on to the next question. Question number 5. Petroleum provides the raw material for making ethanol and ammonia. Describe how petroleum is separated to make fractions such as naphtha and petrol. Fractional distillation होती है obviously. So हम यहाँ लिखेंगे कि हम क्रूड ऑयल को जो है वो बहुत हीट करते हैं, बल्कि हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 मार्क्स के लिए फ्रेम करना है तो सो हम कहेंगे कि हीट द क्रूड ऑयल in the fractional distillation heat the crude oil in the fractional distillation using fractionating column. ठीक है, जो फ्रैक्शंस की सेपरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट होती है. Fractions are separated on the basis of boiling point. Okay, और जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो टॉप से मिलता है. लोअर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन will collect from the top, will collect from the top. Okay, from the top of the fractionating column. और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बॉटम से मिलेंगे. ऑलराइट, उसके बाद है आपके पास compounds such as C11H24 in the naphtha fractions are correct to make hydrogen, alkene and smaller alkenes. Explain how the molecular formula C11H14 shows that the compound is an alkene. So guys, alkene का general formula होता है CnH2n plus 2. We have 11 carbon atom, तो मैं C11H2 times 11 plus 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा C11H24. Hence it is an alkane because it follows general formula of alkene. Because it follow general formula of alkene. Okay. Next is construct an equation to show the cracking of C11H24 to make ethene and an alkane only. यानी ethene बनाना है और alkane बनाना है. Only की टर्म भी है, तो इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. चलें देखते हैं क्या बना सकते हैं हम इसमें. आपके पास है C11H24. ओके, अब इसमें से एक मैं एथीन बना देता हूं क्योंकि मैंने बताया था कि एथीन को बनाना ज्यादा अमाउंट में जरूरी होता है.
अब क्योंकि इसको इथीन को ज्यादा अमाउंट में बनाना जरूरी है तो हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं। तो 4 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 3 कार्बन रह गए, तो 3 कार्बन का एल्केन बना दीजिए, तो हो जाएगा C3H8। मैंने कहा था जो भी फ्रैक्शन बनाओ कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 कार्बन आइटम सेटिस्फाई हो गए। 4 टाइम्स 4 16, 16 प्लस 8 कितना होगा 24, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसमें ये भी हो सकता है कि आप एल्कीन बना दें और एल्केन बना दें, एक कार्बन आइटम का बना दें, ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ये भी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है वैसे, और मेरी नज़र में ज़्यादा आसान है कि आप बना दें इथीन, ठीक है ना। हाउ मेनी कार्बन एटम्स हियर, 10, एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स हियर, 11। तो एक कार्बन एटम का एल्केन कौन सा होता है, मीथेन होता है, आप मीथेन बना दीजिए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज थी, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा। बस आपने ख्याल इस बात का रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो। तो मैंने यहाँ पर C2H4 भी लिखा है, और यहाँ से C3H8 यानी एल्केन यानी प्रोपेन भी बनाया है, दिस इज योर प्रोपेन, ओके। इन दोनों में से कोई एक लिखना है गाइस, हाँ आपकी मर्जी, आपकी चॉइस से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्क्राइब हाउ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इन द हेबर्स प्रोसेस, इंक्लूड द कंडीशंस यूज्ड इन द हेबर्स प्रोसेस। बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन react, nitrogen and hydrogen react together. All right guys, nitrogen and hydrogen react together in the presence of 500 degrees Celsius temperature, 200 atm pressure, and iron is acting as a catalyst. Okay. State other use for hydrogen used as a fuel, rocket fuel, used as a rocket फ्यूल। वैसे हम गाड़ियों में भी यूज करते हैं हाइड्रोजन को, ओके। इसके अलावा मार्जीन बनाने में भी इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन, तो आप तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इथीन रिएक्ट्स विद कंपाउंड टू मेक इथेनॉल, नेम द कंपाउंड। वाटर से रिएक्शन करता है जब इथीन, तो इथेनॉल फॉर्म होता है, और वाटर नहीं लिखेंगे, स्टीम लिखेंगे, ऑलराइट, अगर आपको याद हो। तो व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ phosphoric acid which acts as a catalyst at 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो फिर इथेनॉल बनता है। एंड अगेन वो आपसे कंडीशन पूछ रहे हैं इसी से रिलेटेड, तो हम कंडीशन लिखेंगे H3PO4 acts as a catalyst, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन के लिए, ओके। That's the end of this question. Let's move on to the next question. That is question number 6. All right, G, question number 6. Sulfur dioxide and oxides of nitrogen are pollutants found in air. Okay, state one environmental problem caused by the presence of sulfur dioxide in the air causes acid rain. That's the most famous consequence of sulfur dioxide. Causes acid rain because it is a greenhouse gas, so it causes global warming as well, okay. Coal-fired power stations produces sulfur dioxide as a pollutant. The sulfur dioxide produced is prevented from entering the air by process called flue gas desulfurization. Name the compound used in FGD reacts with sulfur dioxide. Obviously ये एक एसिडिक गैस है, तो जो FGD प्लांट के अंदर कंपाउंड होता है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके।
Coal-fired power stations also produces oxides of nitrogen such as NO. NO is produced when nitrogen reacts with oxygen. Construct the equation for this reaction. Coal-fired power station also produces oxides of nitrogen, okay, such as NO. NO is produced when nitrogen reacts with oxygen. तो नाइट्रोजन जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो ये प्रोड्यूस होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, ओके ओके एंड ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ओनली इंक्लूड्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. दो तीन बातें ध्यान में रखनी है. पहली बात, नाइट्रोजन belongs to group 5 of the periodic table. Okay, group 5 of the periodic table. और दूसरी बात ये याद रखनी है, contain 5 valence electron, contain 5 electron in last shell. All right. So आपके पास क्या है? आप एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, ये भी नाइट्रोजन एटम है, ये भी नाइट्रोजन एटम है. नाइट्रोजन इज बेसिकली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर. इसका मतलब between nitrogen atom triple covalent bond form होगा and for that 3 electrons of each element share together. So मैं इस नाइट्रोजन के 3 electrons डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए. दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है उसके 5 electrons को क्रॉस से ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए. Okay. Next is explain why the rate of reaction between nitrogen and oxygen increases as the temperature increases. So when the temperature increases, kinetic energy increase होगी. When temperature increases, kinetic energy increases. जब kinetic energy increase होगी तो movement of the particles increase हो जाएगी. So particles movement increases. Molecules एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. So rate of reaction भी इंक्रीज होगा. ओके मैंने रिएक्शन को शॉर्ट करके लिखा है RxN. आपने पूरी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है रिएक्शन की. ओके सो एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस. इसके बाद है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट नाइट्रस एसिड. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म टू डिफरेंट सॉल्ट एंड वाटर. कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. ओके तो हम बेसिकली सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके so in the presence of water नहीं, to form 2 different salts and water. Construct equation for this reaction. Okay so make sense. ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से. तो ये कन्वर्ट होगा NaNO2 में प्लस NaNO3 में एंड प्लस वाटर में. ये देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से तुम्हें एक एसिड ये मिलता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये बनेगा. दूसरा एसिड ये मिलता है तो उसकी वजह से ये बनेगा. और एसिड बेस रिएक्शन की वजह से वाटर भी मिलता है. तो ये तुम्हारे सॉल्ट हो गया, ये तुम्हारा वाटर हो गया. ओके इक्वेशन बैलेंस करनी है. हाउ मेनी नाइट्रोजन वी हैव? 2 नाइट्रोजन है तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ. ऑलराइट यहाँ पर सोडियम कितने हैं हमारे पास? 2, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ. ओके हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स वी हैव? यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन बचेगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास वाटर. ओके
Nitric acid is a strong acid. Nitrous is a weak acid. Describe the difference between weak and strong acid. ये difference मैंने आपको बताया है. Difference ये है कि strong acid fully ionized होता है. Strong acids ionizes fully. In aqueous medium, weak acid partially ionizes in aqueous medium. Aqueous मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आपने कोई टर्मिनोलॉजी शॉर्ट नहीं यूज करनी, आपने प्रॉपर इन डिटेल हर टर्मिनोलॉजी को लिख कर देना एग्जामिनर को. ओके. Sulfuric acid is a white crystalline solid. It reacts with aqueous sodium nitrite to make nitrogen gas, as shown in the equation. An excess of sulfuric acid reacts with 20 cm cube of 0.15 mole per dm cube NaNO2. Calculate the maximum volume in dm cube of nitrogen form. ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे आपके पास. सो हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर क्यूब of NaNO2 contain 0.150 moles. ठीक है. और 20.0 cm क्यूब अगर आपके पास सोल्यूशन है तो मोल्स ऑफ NaNO2 आपके पास कितने हो जाएंगे? 0.15 into 20 divided by 1000 is going to be 3 into 10 to the power minus 3 mole. Okay. Then फिर आपके पास है NaNO2 और नाइट्रोजन गैस का रेशियो कितना है? 1:1 का. ठीक है. सो अगर आपके पास 3 into 10 to the power minus 3 मोल्स हैं तो बताइए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे? वो भी सेम ही हो जाएंगे, 3 into 10 to the power minus 3 मोल्स. राइट. हमसे वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो मेजर करोगे रूम टेम्परेचर पे. हम जानते हैं कि 1 मोल is always equal to 24 dm3. Why are we taking volume in dm3? Because आंसर मुझे dm3 में चाहिए. सही. तो 1 मोल में 24 dm3 है, तो अगर 3 times 10 to the power minus 3 मोल्स हैं आपके पास नाइट्रोजन के, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? तो इंटू 24 कर देते हैं. तो मेरे पास आ जाएगा 0.072 dm3. 0.072 dm3. Okay. Now the next is the rate of this reaction can be determined by measuring the volume of nitrogen gas every second. Draw a label diagram of the assembled apparatus that can be used to make, collect and measure the volume of nitrogen. Okay. सबसे पहली बात कलेक्ट करूंगा मैं उसको गैस रेंज के अंदर. सो इसको मतलब डायग्राम में गैस रेंज का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. जाहिर सी बात है मुझे रिएक्शन करवाना होगा, उसके लिए मुझे गैस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस बनानी होगी, तो मैं कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन करवाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे कॉनिकल फ्लास्क भी बना कर देनी है. ठीक है. और अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मेजर करना है तो इसका मतलब ग्रेजुएशन भी गैस सिरिंज पे रखनी है मैंने, तो ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज यूज होगी कॉनिकल फ्लास्क के साथ. ओके. तो मैंने डायग्राम्स ये बनवाई है आपको, और नोट करें मैंने कहा था कि डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जा सकती है, और देखें उसने यहाँ पर पूछी है हमसे 2 मार्क्स की डायग्राम पूछी है, तो हम डायग्राम बना के देते हैं आपको, और ये डायग्राम मैंने क्लास में करवाई है आपको. सो ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क है. ठीक है.
ओके। हम यहाँ पर सल्फोनिक एसिड यूज कर रहे हैं, NH2SO3H, NH2SO3H, सल्फोनिक एसिड। ओके। और इसी के अंदर हमने एक्चुअली NaNO2 भी डाला हुआ है। ओके। एंड ऑब्वियसली मैं यहां से डिलीवरी ट्यूब लूंगा, ठीक है। इस डिलीवरी ट्यूब को यहां से बंद कर लेंगे रबर बंद लगा के, ताकि गैस जो है वो रिलीज ना हो। यहाँ पर ये बंद कर दिया हमने इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉर्क या रबर बंद। ओके। उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे बेटा गैस सिरिंज के साथ। हमारी गैस सिरिंज हो गई और ये हमारा प्लंजर हो गया। सही है। ये हो गया हमारा ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज और इसके ऊपर ग्रेजुएशन मार्क देते हैं। ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं कि ये ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज है। ये आपकी डिलीवरी ट्यूब है। एंड ऑब्वियसली बेटा हम यहाँ से एक स्टॉप वॉच भी बना सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा 24.00, ये स्टॉप वॉच है। ठीक है। क्यों स्टॉप वॉच बनाना क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि जो हम वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट कर रहे हैं एवरी सेकंड पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे स्टॉप वॉच भी बना के देनी है एग्जाम में। ओके। क्योंकि मेरे पास मार्किंग स्कीम तो नहीं होगी, तो जो मुझे नजर आ रहा है मैं उसके मुताबिक सारा काम करूंगा। तो मैंने किया है एंड आई होप कि मुझे इस पे 2 मार्क्स बड़े कन्वीनियंटली मिल जाएंगे। पार्ट सी, the concentration of NaNO2 is increased, the temperature of the reaction mixture remains constant. Still explain how the rate of reaction changes. बेटा जब concentration increase होती है तो collision frequency increase होती है, rate of reaction increase होता है, क्योंकि number of reacting particles जो है वो increase हो जाता है। ओके। तो हम लिखेंगे as concentration of NaNO2 increases, number of reactant particles increases
जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, स्पेस between the particles decreases। जब स्पेस कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, hence rate of reaction increases। Okay, sulfamic acid forms salt called sulfamates that contain the anion this. Magnesium carbonate is added to a sample of this. Magnesium sulfamate, water and gas are formed. The gas turns lime water milky. Construct the equation for this reaction. Okay, तो इन दोनों का रिएक्शन करवाना है हमने, तो हम MgCO3 लिखेंगे, सल्फोमिलिक एसिड लिखेंगे, NH2SO3H, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उन्होंने कहा है अ गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज प्रोड्यूस। इसका मतलब ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं यहाँ लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर भी बनेगा। वो कह रहे हैं आपसे कि वाटर भी बन रहा है और मैग्नीशियम सल्फामेट भी बनेगा। तो मैग्नीशियम सल्फामेट का फॉर्मूला होगा MgNH2SO3 taken 2। ओके, अब यहाँ पर NH2 और SO3 कितने हो गए? 2 मोल। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाइए। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ठीक है जनाब, तो देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ और आपको, ये जो NH2SO3H है ये एक्चुअली मोनो बेसिक एसिड है, मतलब इट डोनेट्स ओनली वन हाइड्रोजन आयन। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, ये वाला। सही है, ये वाला जाएगा और इस तरह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा NH2SO3 नेगेटिव में। और जाहिर सी बात है मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम आयंस भी हैं, तो चार्जेस जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। ये हो जाएगा मैग्नीशियम NH2SO3 टेकन 2, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट part of the question. Lead is a metal with proton number 82. Use the periodic table to state the number of occupied electron shell in an atom of lead. So हम periodic table की तरफ चलते हैं, lead का symbol देखते हैं, atomic number 82 कह रहा है, 82 atomic number तलाश करते हैं जल्दी जल्दी। atomic number 82, 82, 82, 82, 82. Where is lead? BB, 82, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82. This is your lead, atomic number 82. तो ये आपका पीरियड 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6। पीरियड 6 में है, इसका मतलब 6 शेल्स होंगे इसके पास। ओके, क्योंकि जो पीरियड नंबर होता है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। ओके, बिकॉज बिलोंग्स टू पीरियड 6। तो जो पीरियड नंबर होता है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट, use the periodic table to state the number of electrons in the outer shell of an atom of lead. Lead कौन से ग्रुप का एलिमेंट था? I think 6 का था। Lead is found in 6, sorry 4 का है। Lead is found in group 4 of the periodic table, which means it has 4 valence electrons. So it has 4 valence electrons। ठीक है, so हम लिखेंगे 4 because it belongs to group 4।
Okay, describe with the aid of a label diagram the metallic bonding in lead. Okay, सो लेड की मेटालिक बॉन्डिंग के लिए एक्चुअली ये मैं क्वेश्चन बहुत दफा सॉल्व करके दे चुका हूँ आप लोगों को, तो आई होप कि अब आपको ये आता होगा कि अपना काम किस तरह से करना है। ओके, मतलब ये फोर्थ टाइम मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कैटायंस रिप्रेजेंट करो ताकि रिपल्जन ना हो, इधर भी रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज लाइन, और ये आपका क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आप बताइए। 3 मार्क्स का पार्ट है, तो 1 मार्क डायग्राम का हो गया, 1 मार्क लेबल का हो गया, और 1 मार्क इस बात का होगा कि भाई ड्यू टू strong electrostatic attraction between positive ion and C of electron, atoms are arranged um, in a tightly or arranged in a regular manner ठीक है, give two physical properties of lead that are characteristic of metals। यार मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। सो लेड malleable और डक्टाइल, दोनों में से जो चाहे लिख दें, एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, फिर वो आपसे कह रहा है लेड टू एथेनोएट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉल्ट, नेम अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड एन इनसॉल्युबल बेस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर लेड टू एथेनोएट। तो एसिड आपके पास है लेड टू एथेनोएट, लेड टू एथेनोएट का फॉर्मूला ये होगा, ये होगा लेड टू एथेनोएट, दिस इज एथेनोएट टेकन टू एंड लेड, जैसे कैल्शियम एथेनोएट मैग्नीशियम एथेनोएट था वैसे लेड एथेनोएट। अब यहां से आपको एसिड देगा एंड हैज टू बी इथेनोइक एसिड, एंड ऑब्वियसली बेस जो है वो लेड ऑक्साइड होगा। सही है, तो आपके पास एसिड क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। बेस जो है वो इनसॉल्युबल ऑक्साइड या इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होता है, तो मैंने यहाँ पर लेड टू ऑक्साइड लिया, आप चाहें तो आप लेड टू हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। अब वो नाम पूछ रहे हैं तो इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख सकते, लेड टू ऑक्साइड। ओके, और लेड टू हाइड्रोक्साइड, लेड टू हाइड्रो ऑक्साइड। क्यों भाई क्यों, जो इनसॉल्युबल बेस होते हैं वो मेटल ऑक्साइड होते हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, यही हमने क्लास में भी बताया आपको। ओके, नेक्स्ट aqueous lead to ethanoate reacts with aqueous sodium iodide, yellow precipitate of lead to iodide is formed, construct ionic equation with the state symbol for this reaction। तो पहले तो रिएक्शन कर लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा लेड टू एथेनोएट, उसके बाद सोडियम आयोडाइड है,
सो ये सोडियम एथेनोएट में कन्वर्ट होगा और जाहिर सी बात है लेड टू आयोडाइड बनाएगा PbI2। इशू ये है कि जब यहाँ पर 2 आयोडीन है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 होगा, तो यहाँ पर भी 2 होगा, ये बैलेंस होगी। अब इशू ये है कि भाई ये एथेनोएट इस एथेनोएट से कैंसिल, ये सोडियम इस सोडियम से कैंसिल, व्हाट्स लेफ्ट नाउ? तो आपके पास रह जाएगा Pb2+ आइंस, आपके पास रह जाएगा 2 आयोडाइड आइंस एंड PbI2 रह जाएगा। स्टेट सिंबल्स कह रहे हैं तो ये आयन है तो मीडियम एक्वस, ये भी आयन है तो मीडियम एक्वस, ये प्रेसिपिटेट होगा तो सॉलिड। ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट है इसलिए सॉलिड। एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड लेड टू आयोडाइड कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। इस सॉलिड में फ्री मोबाइल आयंस नहीं होंगे। सॉलिड there is no free mobile ions available। ठीक है, hence can't conduct electricity। That's question number 9। The structure of ethyl propanoate is shown। Okay, circle the atoms in the structure that shows that ethyl propanoate is an ester। तो ये रहा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये आपका एल्कीन है, ये एस्टर है। तो एल्कीन और एस्टर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है इसमें। Aqueous bromine is shaken with sample of ethyl propanoate। Explain in terms of structure of ethyl propanoate why aqueous bromine turns colorless। तो आप लिखेंगे कि this compound contain double bonded carbon atom ठीक है। So it can react with aqueous bromine hence color changes from red brown, जिसको आप ऑरेंज भी कहते हो, टू कलरलेस। Next is ethyl propanoate is prepared by the irreversible reaction between a carboxylic acid and an alcohol shown। Name the alcohol used in this reaction। बेटा 2 कार्बन एटम का अल्कोहल इज इथेनॉल, और वो नाम पूछ रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुके हैं। तो वो कह रहे हैं द रिएक्शन यूजेस एसिड कैटलिस्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस कैटलिस्ट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नो इफेक्ट। Catalyst only changes the activation energy, only lowers the activation energy. It has nothing to do with the position of equilibrium। Okay, the concentration of the alcohol is increased। Describe and explain what happens to the position of equilibrium। अगर मैं अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा इसका मतलब रिएक्टेंट बढ़ गया, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा तो एस्टर की यील्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो आप लिखोगे increasing concentration of alcohol causes the stress in equilibrium। To minimize this stress,
equilibrium favors towards right hand side या towards product side, towards product side. Right hand side बोलो product side बोलो, doesn't make any difference. In an experiment 10.8 gram of carboxylic acid is reacted with an excess of an alcohol. Alcohol excess amount के अंदर है, इसका मतलब वो limiting reactant नहीं है, limiting reactant carboxylic acid है. Experimental yield of ethyl propionate is this. Experimental yield given है हमें. वो कह रहे हैं relative formula mass of carboxylic acid is this, यानी MR carboxylic acid का हमें दिया हुआ है 72. Show that the maximum possible yield of ethyl ethanoate is 15 gram. So ethyl propanoate है ये आपके पास. सबसे पहले काम ये करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं ताकि हमें बैक एंड फोर्थ ना करना पड़े और हम इसका एमआर निकालें. सही है भाई. Let's take out the MR of this compound. So guys, इसमें कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं. तो 12 into 5 प्लस ऑक्सीजन काउंट करो 1 2 तो 16 times 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 times 8. तो अब देखते हैं यहाँ से MR कितना आ रहा है. ये देखो 12 times 5 plus 32 plus 8 is going to be 100. ओके, MR आ गया 100. अच्छा, मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जिस कंपाउंड का मास गिवन होता है हम सबसे पहले उसके मोल्स निकाल सकते हैं, राइट? मैं शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकता हूँ, बट मैंने जैसे क्लास में करवाया है मैं सबसे उसकी पहले बात कर लेता हूँ. तो मैं मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैलकुलेट कर लेता हूँ. ये हो जाएगा 10.8 डिवाइडेड बाय 72. तो मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 10.8 डिवाइडेड बाय 72 इज गोइंग टू बी 0.15 मोल. सही है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में 1:1 का रेशियो है. तो अगर आपने 0.15 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के फाइंड आउट किए तो एस्टर की भी मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.15 मोल्स. ठीक है. MR ऑफ एस्टर मैंने निकाल लिया है. तो मैं मास ऑफ एस्टर डिटरमिन कर सकता हूँ. तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा MR ऑफ एस्टर से. तो मोल्स है मेरे पास 0.15, MR है मेरे पास 100 into 100 तो ये हो जाएगा आपके पास 15. ठीक है. तो ये 15.0 ग्राम आ जाएगा हमारे पास. तो मैं प्रूफ कर दिया कि भाई ये 15 ग्राम है. ठीक है. आगे चलते मैंने क्लास में एग्जैक्टली यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है. वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ इथाइल प्रोपेनॉइड. तो परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है मेरे पास? 9.45. थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 15.0 into 100. तो 9.45 डिवाइडेड बाय 15 into 100 is going to be 63%. Okay. All right.